नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे एक ही वीडियो में पूरे राजनीतिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर जो है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। ये जो चैप्टर है आपका, आप बुक खोलेंगे, राजनीति विज्ञान खोलेंगे, उसमें पहला चैप्टर आपको यही देखने को मिलेगा और इसको एक एक लाइन करके हम सारे चीज़ों को, सारे कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिसको राजनीति विज्ञान बहुत ही हार्ड लगता होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ें है यार। ठीक है, तो इसीलिए आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, पूरा वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। और आज के बाद ये आप सोचना भूल जाएंगे, बोलना भूल जाएंगे कि राजनीतिक विज्ञान बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता है, लोकतंत्र क्या है, कैसे है, सारा चीज़ें हम आपको एक एक करके क्लियर करेंगे। और ये पूरा वीडियो में आपको एक ही शॉर्ट में वीडियो रहेगा जिसमें आपको पूरी तरह से एक एक लाइन कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। तो चलिए बने रहिए। यहाँ पे देखिए परिचय, यहाँ पे क्या दिया गया है। ये तो पहला चैप्टर हो गया, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, इसके परिचय के बारे में बात करें तो यहाँ पे परिचय देखेंगे तो परिचय में कुछ नहीं है। ठीक है, परिचय कहने से पहले हम आपको बता दें कि ये देखिए लोकतंत्र के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। ठीक है, लोकतंत्र के मतलब किस देश को लोकतंत्र बोलेंगे। लोकतंत्र कहने से मतलब आपको क्या दिमाग में आता है। ठीक है, आपको दिमाग में एक अच्छा सा छवि आता होगा लोकतंत्र का कि राजतंत्र से अच्छा होता है लोकतंत्र, यही। दूसरा ये आता होगा कि लोकतंत्र में हम लोग वोट देते हैं। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट आता होगा कि लोकतंत्र में हमारे द्वारा चुना जाता है, शासन किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या इतना ही चीज़ें पर्याप्त है एक लोकतंत्र के लिए। इतना चीज़ें से हम बोल सकते हैं कि कोई देश या कोई जगह वो लोकतंत्र का ठिकाना होगा, वहाँ पे लोकतंत्र गवर्नमेंट होंगे। क्या सिर्फ वोट देने से लोकतंत्र हो जाता है? वोट का वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे बात करें कि सारे लोगों को भी वोट देना चाहिए। अब जैसे मान लेते कुछ लोग का वोट देने से कुछ लोग चुन के आ जाते हैं, तो क्या उसको लोकतंत्र बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। तो यही सब चीज़ों के बारे में डिस्कस यहाँ पे किया गया है। एक एक चीज़ों को समझेंगे, बहुत आसान लगेगा आपको समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे परिचय देख लीजिए। परिचय देखेंगे तो यहाँ पे परिचय, इस चैप्टर का परिचय जो है यहाँ से यहाँ तक में परिचय दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको क्लियर करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है कि लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता को देखेंगे और इसके सरल परिभाषा से शुरुआत करेंगे। जो सबसे छोटा परिभाषा होगा उससे शुरुआत करेंगे, बारी बारी से इसके व्यवहारिक अर्थ को जानेंगे। ठीक है, फिर इसके उद्देश्य क्या है, सरकार इसको लोकतांत्रिक न्यूनतम विशेषता को चिन्हित कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। और अध्याय को पूरे पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर कर पाएंगे। जैसे लोकतांत्रिक सरकार हो गया, एक गैर लोकतांत्रिक सरकार होता है, राजतंत्र होता है, सैनिक व्यवस्था पे चलने वाला सरकार होता है, जो सैन्य कार्रवाई करके अपना सरकार चलाता है। तो अलग अलग तो लोकतांत्रिक, जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उस पर भी चर्चा करेंगे हम इसमें, और उसको अंतर कर पाएंगे। ठीक है, अध्याय के अंत में हम ये भी देखेंगे कि न्यूनतम लक्ष्य के आधार, मतलब न्यूनतम लक्ष्य के आगे बढ़कर लोकतंत्र का बेहतर परिभाषा क्या निकल के आएगा। जैसे बात करें कि एक छोटा छोटा चीज़ों को जोड़ करके हम लोकतंत्र का जो एक बड़ा परिभाषा बनाएंगे, वो किस तरह पे, मतलब किस तरह बनेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आज के समकालीन दुनिया के बारे में बात करता है। तो आज का दुनिया, ठीक है, लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। ठीक है, देखे होंगे हर देश का ये डिमांड रहता है कि हम लोकतंत्र बनाएं। बहुत सारे, आज भी बहुत सारे देश हैं जो लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। अभी तक आप ये चीज़ें नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से लोकतंत्र है, कौन कौन से राजतंत्र है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा शासन व्यवस्था, सारा चीज़ को हम समझेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पर ऐसा क्यों, कौन सी चीज़ दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, क्या यही शासन सर्वोत्तम व्यवस्था है। इन सवालों पर हम अध्याय वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था भूमिका। ठीक है, ये परिचय था आपका। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक परिचय था, जिसको हमने समझा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए अब चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर का शुरुआत होता है लोकतंत्र क्या है, इससे चैप्टर का शुरुआत होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो मैडम और उसके क्लास के जो बच्चे हैं उसके बीच में बात होता है, जिसमें मैरी हो गया, रियांग हो गया। तो इस तरह से बच्चे हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग भी हैं। तो आप लोग को भी बहुत सारी चीज़ें पता होगा कि मतलब हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, फिर क्लास 9 में क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसके परिभाषा को क्यों पढ़ाया जा रहा है, लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे प्रश्न है और उसके आंसर मैडम जी देती है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, क्या लोकतंत्र क्या है, इसका क्या लिखा गया। तो यहाँ पे लिखा गया लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की सामान्य विशेषता लिखे हैं। जैसे बात करें लोकतांत्रिक सरकार है, गैर लोकतांत्रिक सरकार है, ये सब के बारे में थोड़े बहुत जानते होंगे।
ठीक है। अब देखिए परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ा। अब हकीकत बात है लोकतंत्र के बारे में आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब कुछ जानता है, लेकिन परिभाषा बनाने की जरूरत क्या है जब लोकतंत्र के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में जानते हैं ना, तो परिभाषा बनाने की जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसी पे चर्चा कर रहा है यहाँ पे। देखिए बोला कि आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी, मेरी जो है एक नाम है, ठीक है, एक छात्रा का नाम है मेरी। बोला कि ये मेरी की जो है आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र परिभाषा करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती है। ठीक है, और देखिए आगे क्या लिखा है कि और बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेलिंडा लिंगदोह ने उसके सवाल का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा के अन्य छात्र भी इस पर चर्चा में भाग लेने लगे। ठीक है, यानी कि जो बात करें कि मेरी जो है वो सवाल पूछना शुरू किया, तो मेरी को देख के और भी छात्राओं को क्यूरियोसिटी होने लगा कि हम भी थोड़ा कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मेरी क्या बोलती है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब इस काम को ही पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब ऐसा ठीक नहीं है। अब जैसे देखिए कि 8 क्लास में आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ा दिया गया था, अब यहाँ पे लोकतंत्र का परिभाषा बता रहा है। तो हकीकत बात है मेरी का कहना ये है कि 8 क्लास में आप लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ा देते हैं, 9th क्लास में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा देते हैं, तो उल्टा क्यों पढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए इस पे जवाब क्या देती है जो लिंगदोह मैडम है, इसका जवाब क्या है, ये बोलती है कि तुम्हारे बातों में दम है। ठीक है, यानी कि मैरी के बातों में दम है, ये मैडम का कहना है। पर क्या हम सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते। क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सामान्य परिभाषा है। शब्दों का उपयोग करके हम इनका अर्थ जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोला गया है मैडम के द्वारा कि हम सामान्य जीवन में भी जो यूज करते हैं जैसे बरसात हो गया, प्रेम हो गया, ये सब का क्या हम परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसका मतलब समझते हैं, जब जैसे ही मतलब समझ जाता है वैसे अपने अपने तरीके से परिभाषा निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्लास 8 में मतलब लोकतंत्र को पढ़ा दिया गया था ताकि आप लोकतंत्र के बारे में समझ पाए, ताकि अपने अपने अनुसार आप इसका परिभाषा निकाल पाए, जैसा कि आप लोग निकालते होंगे। जैसा हम आपको शुरुआत में बताया कि लोकतंत्र का मतलब आप लोग ये जानते होंगे। ठीक है, तो जस्ट वैसे ही मैडम लिंगदोह यहाँ पे जानकारी देता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे फिर मैरी क्या बोलती है, फिर मैरी बोलती है फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों पड़ा। ठीक है, यानी कि परिभाषा, लोकतंत्र का जो परिभाषा है वो परिभाषा है क्यों, जब हम सब चीज़ जानते हैं, लोकतंत्र के बारे में हम समझ चुके हैं, तो परिभाषा है क्यों। आगे देखिए फिर मैडम लिंगदोह क्या बोल रही है, तो मैडम लिंगदोह बोल रही है हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। ठीक है, यानी कि परिभाषा की जरूरत कब पड़ता है, जब किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होता है। अब जैसे देखिए लोकतंत्र का हम मतलब समझ चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब हम सही से समझें, इसीलिए अब लोकतंत्र का परिभाषा बताया जाएगा, लोकतंत्र के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लोकतंत्र के बारे में सही से नहीं समझ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़े लेकिन सही से नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास 9th में इसीलिए लोकतंत्र का परिभाषा बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबूंदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र तब पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके देखिए ये फर्स्ट चैप्टर का ही है, यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत होता है। जैसे देखिए जैसे बारिश हो गया, इस सब बारिश के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब क्या है कि स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है ना। कि जैसे बात करें बारिश के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे बूंदा बूंदी बारिश हो तो हम क्या बोलेंगे, बूंदा बूंदी बारिश। ठीक है, और बादल का फटना, इससे क्या होता है, बारिश होता है, तो ये परिभाषा क्रिएट हो गया ना। जैसे बारिश देखे तो वैसे लोकतंत्र के बारे में देखिए, लोकतंत्र को हम छोटे छोटे चीज़ को जोड़ेंगे तब एक लोकतंत्र का परिभाषा बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि इसीलिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहता है। अब देखिए जैसे बात करें कि बहुत अलग अलग आज के डेट में क्या है कि लोकतंत्र को मतलब पॉपुलर सरकार माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए
हर एक देश चाहता है क्या है कि हम अपने आप को लोकतंत्र ही कहें, ठीक है। भले ही वो लोकतंत्र सरकार को मतलब जो है क्राइटेरिया फुलफिल करता है या नहीं करता है, उसके पूरे लक्षण को वो अपने देश में उभार पाता है या नहीं उभार पाता है, वो अलग बात है। लेकिन हर देश जो है आज के डेट में लोकतांत्रिक सरकार ही मतलब कहना चाहता है, तो यही चीज़ें बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे रिबियांग, आपके बगल में चाइना होगा, ठीक है। चाइना भी लोकतंत्र कहता है अपने आप को, लेकिन क्या वो लोकतंत्र को फुलफिल करता है? तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। आपको भी पता होगा कि लोकतंत्र मतलब चाइना में क्या है, लोगों को आज़ादी नहीं है, लेकिन वहाँ लोकतंत्र कहलाना पसंद करता है ना। तो हम इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे देखिए रिबियांग अभी दूसरा विद्यार्थी है। अब रिबियांग का कहना क्या है, लेकिन हमें परिभाषा, अब देखिए रिबियांग भी मैडम लिंगदो से क्वेश्चन करता है कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या। एक दिन आपने अब्राहम लिंकन के का एक वाक्य सुनाया था, ठीक है। रिबियांग बोलता है अब्राहम लिंकन का तो एक वाक्य आप सुनाए थे, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाले शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये क्या है, अब्राहम लिंकन का परिभाषा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब्राहम लिंकन का परिभाषा देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको अब्राहम लिंकन का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट हम आपको इस तरह से कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। ये अब्राहम लिंकन का परिभाषा है। आप जो है इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि अब्राहम लिंकन, जो देखिए ये है अब्राहम लिंकन, इसके परिभाषा कौन से होंगे, अब्राहम लिंकन के परिभाषा ये हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे का बात करते हैं। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि बोला गया है कि मेघालय के बारे में बोला गया है। मेघालय आपको पता होगा असम के साथ लगा हुआ एक राज्य है, ठीक है। तो बोला है कि मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, सभी लोग मानते भी हैं, इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है उसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिंगदो मैडम क्या बोलती है, तो लिंगदो मैडम का कहना है, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, यानी कि डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी का जो परिभाषा है, वो लिंगदो मैडम बोलती है कि बदलाव करने की ज़रूरत है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो बदलाव क्या बोल क्या रही है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। बोले कि मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, यानी कि जो अब्राहम लिंकन का परिभाषा है, बोल रहा है कि उसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा परिभाषा है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें, तब तक यह तथ्य कर मतलब यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर, देखिए आगे, स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गामी आदमी उसके लिए कुछ अच्छा कहा, या सभी लोग उसके सही मानते हैं। तो ये देखिए मैडम का कहना ये है कि यदि बात करें कि जब तक हम इसके पूरे तथ्य तक पहुंचने जाते, पूरे अच्छे से हम इसका विवरण नहीं देख लेते, तब तक सिर्फ किसी नामी गामी आदमी के मुंह से जो दिया गया परिभाषा है उसको हम पूरा सही नहीं मान लेंगे, हमें उसको पूरा देखना होगा, समझना होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही बात है। अब देखिए योलंदा एक तीसरा विद्यार्थी है, ठीक है, आपको पता होगा ये तीसरा विद्यार्थी, क्लास का ये तीसरा विद्यार्थी है योलंदा। अब ये योलंदा क्या बोलता है, मतलब बोल रही है ये कि मैडम क्या मैं यह कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है, ठीक है। योलंदा बोलता है कि क्या मैं कह सकती हूँ कि हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है, डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, ठीक है। तो इस तरह से हमें डेमोक्रेसी को तो परिभाषा से ही डेमोक्रेसी का मतलब निकल के आ जाता है, मतलब डेमोक्रेसी नाम से ही डेमोक्रेसी का मतलब निकल के आ जाता है। तो हमें जानने की क्यों ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी का परिभाषा क्या होगा क्या नहीं होगा, ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि आपको परिभाषा ही चैप्टर में बता रहा है ना, तो इसी को क्लियर कर रहा है, यहाँ पे विद्यार्थी क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ लोकतंत्र का अर्थ है, लोगों का शासन, यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या जरूरत। अब देखिए आप ही क्लास में अलग अलग स्टूडेंट होगा, अलग अलग स्टूडेंट को कोई भी चैप्टर शुरू होता होगा, अलग अलग क्यूरियोसिटी होगा, जिज्ञासा होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो ऐसे ही इस चैप्टर के शुरू होने से पहले ही जितने भी क्लास 9th के जो ये मैरी, योलंदा, ये सब विद्यार्थी जो थे, उसको बहुत अलग अलग तरह से जिज्ञासा है कि ये परिभाषा क्यों पढ़ाने की ज़रूरत है। इसका सारा का जवाब मैडम लिंगदो देती है, और सारे परिभाषा के अंत तक हम देखेंगे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है। अब ये बहुत कुछ नहीं है,
खत्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बोला कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोग नहीं रहता है। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ इसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रही है लिंगदो मैडम कि जो डेमोक्रेसी का परिभाषा है उस समय के लिए सही था, लेकिन समय के अनुसार क्या होता है, शब्द और उसके अर्थ बदलते रहते हैं। इस तरह से आज के समय में डेमोक्रेसी को सिर्फ लोग और शासन कह करके हम इसके परिभाषा को नहीं जान सकते, इसीलिए हमें डेमोक्रेसी का सही अर्थ समझना होगा। ठीक है, जैसे देखिए लिंगदो मैडम कंप्यूटर का उदाहरण देती है कि देखिए कंप्यूटर शब्द को ही लो, कंप्यूटिंग अर्थ होता है गणना, शब्द से बना हुआ है। कंप्यूटिंग शब्द से बना हुआ है, कंप्यूटिंग का अर्थ होता है गणना। जैसे आप जानते होंगे मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन आप ही सोचिए कंप्यूटर से आजकल सिर्फ गणना ही हो रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं, वीडियो एडिटिंग हो रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, इमेज को एडिटिंग किया जा रहा है, तरह तरह के मतलब जो सॉफ्टवेयर मतलब बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं, गेम खेले जा रहे हैं। तो क्या कंप्यूटर सिर्फ गणना करने के लिए बनाया है? तो हकीकत बात है यहाँ पे गलती हो जाता है। तो इसी तरह से बोल रहा है कि डेमोक्रेसी का परिभाषा भी इसी तरह से सही नहीं है। डेमोक्रेसी को समझने के लिए डेमोक्रेसी को पूरी चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ें बोलता है। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, फिल्म देखने में होता है। ठीक है, तो अब गणना करने का उपयोग मतलब सिर्फ हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके बुक में जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा मतलब पेज जो दूसरा है, वहाँ पे इस तरह से आपको खुल के आएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रहते हैं, समय बीतने के साथ अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। फिर से मैरी बोलती है, जो पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन की थी मैडम से, फिर मैरी क्वेश्चन करती है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय में खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और परिभाषा गढ़नी ही होगी, यानी कि परिभाषा बनाना ही होगा। तो लिंगदो मैडम बोलता है हाँ एकदम सही, यानी कि हमें इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के सब चीज़ों पे गौर करना होगा, सब चीज़ों को जानना होगा और हम खुद से परिभाषा बना सकते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या परिभाषा निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसीलिए आओ और यह काम कर ही डाले। ठीक है, यानी कि अब डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सरल परिभाषा के साथ डेमोक्रेसी से शुरुआत किया गया और आपको अब हम बताएंगे जितने सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से आपको याद रखना चाहिए, कैसे याद रखना चाहिए, बने रहिए, सारे आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक सरल परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मतलब यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लेंगे आपके अपने बुक से और इसको समझेंगे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ें दिया गया है, बहुत आसान चीज़ें दिया गया। अब देखिए एक सरल परिभाषा से डेमोक्रेसी को शुरुआत किया गया है। ठीक है, एक सरल परिभाषा से डेमोक्रेसी को शुरुआत किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आइए इस पर चर्चा करें। चलिए इसको छोटा करते हैं और इसको छोटा करके हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यदि हम इसको यहाँ पे रखें और इसको हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ से देखिए यहाँ तक समझिए, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है कि डेमोक्रेसी में क्या है ना कि इस पे चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं। क्या समझेंगे इस पे? तो बोला है कि लोकतांत्रिक बताने के दावा करने वाले सरकारों के बीच समानता और असमानता जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे बात करें कि लोकतांत्रिक, देखिए सब लोग लोकतांत्रिक बोलता है, लेकिन कुछ चीज़ों में समानता होता है, कुछ चीज़ों में असमानता होता है। समानता असमानता क्या होता है? तो देखिए सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए बहुत एक सरल पैमाने था, लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना। इसीलिए हम सरल भाषा में परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों के चुनाव लोग करते हैं। यानी कि देखिए आपको यहाँ से एक परिभाषा मिल गया, छोटा सा परिभाषा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मिल गया आपको परिभाषा कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक है। लेकिन अब देखिए क्या यह परिभाषा पूरी तरह से सही है? आप ये लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप एक सरल परिभाषा को लोकतंत्र में जो है विवरण कीजिए, सरल परिभाषा से विवरण कीजिए, तो आप ये परिभाषा शुरुआत में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे यह उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर करती थी। अब जैसे देखिए कोई भी राजा व्यवस्था होगा, जहाँ पे राजा होते हैं वहाँ पे क्या लोगों के द्वारा चुना जाता है, सरकार नहीं ना चुना जाता है, तो वहाँ पे लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में अंतर कर सकते हैं आप ना। तो यहाँ पे इतना आप अंतर कर ही सकते हैं। देखिए लेकिन आप देखेंगे अब बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या होता है कि चुने तो जाते हैं लेकिन सेना के द्वारा चुन लिए गए।
ठीक है, लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किए, कोई अलग अलग मतलब जो सदस्य के द्वारा चुन लिया गया। तो इस तरह से हम नहीं बोल सकते हैं कि वो क्या लोकतंत्र है या नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे इसको पूरा अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया कि म्यांमार के सैनिक शासन के बारे में बोला कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, तो म्यांमार में जो सैनिक शासन, म्यांमार आपको पता होगा कि म्यांमार बर्मा जो बोला जाता है, आपको जो नॉर्थ ईस्ट साइड से जो कंट्री लगते हैं उसको म्यांमार बोला जाता है। ठीक है, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, इस सब चीज़ों से म्यांमार का देश लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है आपका मतलब अपना पड़ोसी देश है म्यांमार। तो यहाँ पे बोला पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में बोला गया है यहाँ पे कि म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे जो सैनिक शासन लगे ना उसका चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि म्यांमार में सैनिक शासन जो लगे ना उसमें लोग चुनाव नहीं किए। तो चुनाव कोई कोई किया होगा ना, कौन किया? तो सैनिक जो थे, जो छोटे छोटे सैनिक थे वही चुना। वो अपने मतलब जो वरिष्ठ सैनिक जो बेसिकली सबसे अधिकारी था, सैनिक में जो अधिकारी होते थे उसको चुन लिया, अपना शासन चुन लिया और उसको लगा कि मतलब यही देश का क्या कर सकता है, बेड़ा पार कर सकता है। ऐसे से इसको भी हम लोकतंत्र नहीं ना बोलेंगे। तो परिभाषा कुछ कुछ गलत हो रहा है ना। देखिए अब परिभाषा कैसे कैसे गलत होगा। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है क्या, पिनासे के बारे में। पिनासे चिले लिखा हुआ है, चिले एक देश है। चिली जो आप जानते होंगे, चिली एक देश है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का एक देश है। इस देश के बारे में बताया गया है। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानते हैं ना, दक्षिणी अमेरिका महादेश के बारे में पढ़े होंगे, दक्षिणी अमेरिका महादेश है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महादेश है, उसी में एक देश है चिली। ठीक है, उसके बारे में बोला है कि जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं, यही बात राजशाहियों पर भी लागू होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे एक ऑटोक्रेसी आ गया था, तानाशाही आ गया था, इसमें भी लोग नहीं चुने थे और यहाँ पे इसको भी गैर लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल हो गया म्यांमार का, दूसरा एग्जाम्पल आप चिली का दे सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब गैर लोकतांत्रिक सरकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। आपको परीक्षा में आप लिख सकते हैं और आपको एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं। आगे देखिए एक तीसरा एग्जाम्पल है। ये क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा उदाहरण है आपका। बोला कि सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्मे लोगों के कारण उन्हें यह हक पाया है। अब देखिए सऊदी अरब आपका पड़ोसी देश होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते होंगे, काम करने के लिए जाते होंगे, अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए जाते होंगे। तो आप सऊदी अरब के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोले सऊदी अरब में क्या है, राजशाही व्यवस्था है, आज भी राजशाही है। वहाँ पे राज परिवार के लोग जो जन्मे होते हैं ना वही राजा बनते हैं। वहाँ पे कोई लोग मतलब जो है वोट नहीं देते हैं, कोई लोग लोकतंत्र, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके तीसरा एग्जाम्पल मिले ना। अब देखिए आगे बोला कि लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, ये आप समझ में आ रहा है ना। जैसे म्यांमार में देखिए, तो म्यांमार में क्या था, सैनिक शासन था। सैनिक शासन क्या थे, कुछ सैनिक मिल करके एक सेना को क्या बना दिए थे, हेड बना दिए थे। पूरा देश का वो क्या कर रहे थे, मतलब शासन को संभाल रहे थे। तो यहाँ पे म्यांमार में क्या बोलेंगे, लोकतंत्र है नहीं, सैनिक तंत्र है। वही मतलब राजशाही परिवार के बारे में आपको सऊदी अरब के बारे में बात किया गया। सऊदी अरब में सिर्फ राज परिवार को ही चुनने का हक है कि वो किसको राजा बनाएगा, बाद बाकी लोगों को चुनने का हक नहीं है। तो वहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं ना कि लोगों के द्वारा चुनना ही लोकतांत्रिक नहीं होता है, सारे लोगों को चुनना लोकतांत्रिक होता है। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। देख रहे हैं आप कितना अर्थ बदल रहा है। अब देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे डेमोक्रेसी पूरा क्लियर हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाते हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा हम अध्याय 3 में देखें कि समकालीन दुनिया, हर सरकार चाहे वह लोकतांत्रिक हो या खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है, इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाले सरकार के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देखें तो इस तरह से देखें है क्या कि लोकतांत्रिक कहलाने वाले कुछ सरकारें हैं जो लोकतांत्रिक कहलाती है लेकिन लोकतंत्र है नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में हमें फर्क करना होगा ना। तो यहाँ पे हम इसी तरह से फर्क करेंगे। अब अभी तक तो यही जानते होंगे कि जिसमें लोग वोट देते हैं तो वो लोग जो चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो वो लोकतंत्र हुआ। लेकिन अब देखेंगे कि लोग चुनता भी है लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है।
तो इसी को हम देखेंगे यहाँ पे। अब बहुत चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, यदि यहाँ तक आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे बहुत चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब बोला कि लोकतांत्रिक सरकारों की विशेषता को जानेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार का विशेषता क्या है, कैसे सरकार को लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे, तो इसके बारे में हम चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे। अब आपको प्रैक्टिकली करना है, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये दूसरा मतलब चैप्टर पढ़ना खत्म हुआ। अब देखिए तीसरे पेज में आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए तो लोकतांत्रिक विशेषताएं के बारे में बताया गया। एक कार्टून बनाया गया, कार्टून बहुत अच्छे से है। अब कार्टून किसका है, तो देखिए कार्टून है इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना। यह कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को कोई तरह के मतलब कोई कई तरह इस तरह से क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि ये बहुत अलग अलग देशों की सरकार है इराक में, और वो क्या करते हैं, इराक में डेमोक्रेसी स्थापित करने का बात करते हैं। ये कार्टून में ये दिखाया गया है। कार्टून कुछ मतलब जो है कुछ खास नहीं है, यहाँ पे कार्टून से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कौन कौन से कार्टून से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। यहाँ पे देखिए, तो बोला लोकतंत्र की विशेषता के बारे में बता रहा है। बोला कि हमें इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ठीक है। इससे हम शुरुआत किए थे ना, तो इसके आप देखिए बोला कि इस पे भी अब क्या होते हैं, सवाल उठ खड़े होते हैं। ये जो परिभाषा देखे थे इस पे अब सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या क्या सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे देखिए पहला में क्या दिया है, बोला कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उन मतलब किन अधिकारियों का चुनाव हुआ, ठीक है, होना आवश्यक है। लोकतंत्र में कौन से फैसले बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लोकतंत्र कहने के लिए कौन से अधिकारी को चुनाव होना आवश्यक है, यानी कि अधिकारी कहने का मतलब कि किसे हम चुनेंगे जो देश पे शासन करेगा, और कौन ऐसा लोग है जो बेसिकली जिसे हम नहीं चुन सकते हैं। अब बिना लोकतंत्र के भी वो लोग अधिकारी होंगे। ये आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो यही चीज़ें आपको पहला विशेषता है, ठीक है, कि हमें सोचना है कि इसके बारे में। आगे देखिए दूसरा क्या है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। दूसरा बात ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोकतांत्रिक चुनाव अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन देख लिए म्यांमार के चुनाव में, ठीक है, सऊदी अरब के चुनाव में, चिली के चुनाव में, देखे ना, तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का लोकतांत्रिक चुनाव को हम बेसिकली क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। किसी चुनाव को लोकतंत्र कहने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। देखिए अब अगला पॉइंट देखेंगे कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, क्या कोई लोकतांत्रिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक क्या क्या बोला गया, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बोल रहा है कि लोकतंत्र में बात करें तो किसको शासक चुनना है, चाहे कौन अपने आप से शासक चुन लेता है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे ये चीजें हम देखेंगे कि क्या जरूरी है कि हमें मतलब सारे लोगों का हैसियत बराबर होना चाहिए लोकतंत्र में। जैसे देखिए हर एक लोग, हमारे भारत के बारे में कंपेयर कीजिए, भारत को आप देखेंगे तो आपको लोकतंत्र ये जो सिस्टम है यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए भारत में क्या है कि सारे लोग मतलब जो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी जाति का हो, सब लोग एक ही वोट का अधिकार है ना, सब लोग बराबर वोट देते हैं ना, बराबर हैसियत रखते हैं ना सरकार चुनने के लिए। तो आप देखिए इसी तरह से व्यवस्था यदि किसी भी देश में है तो वो लोकतंत्र कहलाएगा। लेकिन क्या आपको पता है पूरे विश्व में ऐसा व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि चुनाव कराने के लिए और सभी लोगों के बराबर हैसियत होना जरूरी है लोकतंत्र में। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा है, वैसे यहाँ पे लिखा है कि व्यवस्था अपने नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। क्या यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा व्यवस्था है जो इस अधिकार से वंचित कर सकता है कि सभी लोगों को एक अधिकार नहीं हो, एक तरह का अधिकार नहीं हो। तो हाँ बहुत सारे ऐसे देश है वहाँ पे ये व्यवस्था से वंचित किया जा सकता है। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आ रहा होगा जिसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए जितने भी सारे क्लास 9 के विद्यार्थी हैं वो घबराइए नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इस मतलब जो चैप्टर में है कुछ खास नहीं दिखाया गया है, कुछ खास नहीं बोला गया है, आपको समझना है। जैसे देखिए भारत एक लोकतंत्र है ना, तो भारत को जो है आपको दिमाग में रखना है। लेकिन देखिए आप तो भारत का लोकतंत्र देश में है ना, तो आप लोकतंत्र को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन लिखना भी तो जरूरी है लोकतंत्र के बारे में कि क्या क्या होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो
तो इसी पे बताया गया इस चैप्टर कि लोकतंत्र में आवश्यक है कि सब लोग वोट दें, सब लोग बराबरी का हक रखें, सब लोग मतलब जो है सरकार वहाँ पे चुन के आए, सरकार चुन के आए, प्लस में क्या कुछ लोग सरकार को नहीं चुने, जैसे म्यांमार के सरकार में क्या देखें कि सेना लोग मिलकर के ही सरकार चुन लिए। तो इस तरह की व्यवस्था को यहाँ पे नकारता है और लोकतंत्र के सही परिभाषा पे आपको पहुँचाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट को देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि सरकार किस स्वरूप को लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है। अब बोला सरकार का स्वरूप, यानी कि सरकार जो होगा लोकतांत्रिक कहने के लिए चुने हुए सरकार को, शासक को लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है, यानी कि चाहे जैसे मान लेते हैं। अब देखिए, अब आप फिर से एग्जाम्पल देखिए, फिर से उदाहरण देखते हैं। हम भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत में लोकतंत्र है, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी अभी शासन कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी हर चीज़ अपने मर्जी से कर सकते हैं? प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, तो क्या हर चीज़ अपने मर्जी से कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं कि हर चीज़ अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। उसको नरेंद्र मोदी को भी ऑर्डर मिलता है। ठीक है, वो फैसला करते हैं तो उस पर ऑर्डर मिलता है, वो फैसला कभी कभी नकार भी जाते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। उसे भी उसके लिए क्या होता है, उसके लिए लोग उससे विरोध करने वाले होते हैं, पता है ना। तो इस तरह से क्या है, आप इस तरह से यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हर चीज़ में लक्ष्मण रेखा, इसके लिए भी लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है। समझ गया ना। यहाँ पे देखिए लिखा है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लोग नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। ठीक है, जैसे बात करें कि यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है, उसमें नागरिकों को कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। अब देखिए इसी के बारे में आइए पढ़ते हैं। बोला कि आइए कुछ उदाहरणों से इन सब पर बारी बारी से विचार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, यानी कि बात करें कि जो निर्वाचित नेता होते हैं, जैसे निर्वाचित नेता कहने का मतलब क्या होता है, जो निर्वाचन हुए, निर्वाचन आप देखते हैं हर चीज़ का निर्वाचन होता है, मुखिया का निर्वाचन होता है, ठीक है, फिर संसद का निर्वाचन होता है, फिर विधानसभा का निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन में जो लोग जीतते हैं ना, उसी को निर्वाचित नेता बोलते हैं। ठीक है, इससे देखिए हकीकत हम समझ रहे हैं कि आप क्लास 9th में हैं, आपको छोटे छोटे टर्म पे कंफ्यूजन हो जाता होगा कि निर्वाचित कौन होते हैं। जो मुखिया जीत के आते हैं ना आपके गांव में, तो वही निर्वाचित नेता हो गए। ठीक है, और जो हार जाते हैं वो क्या हुए, निर्वाचन में तो खड़े हुए थे लेकिन हार गए, तो वो क्या है, निर्वाचित नेता नहीं। जो आपको जीत के आए, ठीक है, चाहे जो मतलब चुनाव में लड़े, तो वो क्या होंगे निर्वाचित नेता होंगे। ठीक है, निर्वाचन में वो भाग लिए। जैसे देखिए, जैसे कोई भी नेता है ना जो निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है, चाहे जीता हुआ चाहे हारा हुआ हो, सब निर्वाचित कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जो फैसले लेंगे वो निर्वाचित नेता में कौन से नेता लेंगे, जो जीते हुए वो नेता लेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए जो निर्वाचित नेता होते हैं, जो चुन के आते हैं हमारे पास में, वो क्या होंगे, वो फैसला लेंगे, हमारे मतलब जो है समस्या को समझेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से देखेंगे तो पाकिस्तान में, यहाँ पे देखिए आगे बोला, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर यहाँ पे लिखा है, अक्टूबर लिखा है तो इसको आप अक्टूबर समझिएगा। अक्टूबर 1999 यानी कि 1999 को सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझिए। परवेज मुशर्रफ क्या था, एक सेना प्रमुख था। ठीक है, परवेज मुशर्रफ का नाम याद रखिए। ठीक है, पूरा पॉइंट को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे परवेज मुशर्रफ को देखिए, परवेज मुशर्रफ क्या है, सेना प्रमुख है। अब सेना प्रमुख है तो सेना का अगुवाई ही करेगा ना। तो ये सेना का अगुवाई किया, सेना का तख्ता पलट करने का अगुवाई किया कि सेना का हम तख्ता पलट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए परवेज मुशर्रफ सैनिक तख्ता पलट कर दिया और ये इस तरह से लोकतंत्र ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया, ये हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, सीरिया पश्चिम, देखिए इधर देखिए तो सेना मतलब सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। शासक में बाथ पार्टी और कुछ सहयोगी पार्टियों के ही देश राजनीतिक गतिविधि की अनुमति है। क्या इस कार्टून पे चीन और मेक्सिको को भी लागू कर सकता है। लोकतंत्र के माथे पर पत्ते से बना ताज महत्व है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये कार्टून कहाँ का है, सीरिया का है। अब सीरिया का देख रहे हैं, ये एक आदमी जो है दिख रहा है, ये बोल रहा है कि पहले बाथ पार्टी का फॉर्म भरो फिर तुम डेमोक्रेसी में आओगे। यानी कि सीरिया में जैसे बात करेंगे, अब देखिए इस चीज़ को हम अपने देश पे समझते हैं। तो जैसे अपने देश में क्या है, बीजेपी पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है। अब अचानक से आपको बोल दे कि बीजेपी पार्टी बोल दे कि जो आदमी बीजेपी पार्टी का सदस्य बना है, ठीक है, जो आदमी बीजेपी पार्टी को वोट देता है, सिर्फ वही पार्टी क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी कहला सकता है, वही पार्टी वोट दे सकता है।
तो गलत हो जाएगा ना। जैसे आप कल के डेट में कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस पार्टी है ना, जिसके अध्यक्ष राहुल गांधी है, मतलब जिसको मतलब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि राहुल गांधी जो उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं, यानी कि जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब ये मतलब बात करें कि ऐसा हो कि कांग्रेस वाले बोले कि कांग्रेस, जो आदमी कांग्रेस का सदस्य है सिर्फ वही आदमी वोट दे सकता है, बाद बाकी आदमी नहीं वोट दे सकता है। तो इस तरह से गलत हो जाएगा ना। इससे आप क्या चुनाव जीत सकते हैं? आप मतलब एक लोकतंत्र देश कहला सकता है? नहीं कहला सकता है। तो यही टाइप का एक कार्टून है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे जो ये देश है, ठीक है, यहाँ पे आप देखे हैं कि ये जो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है, परवेज मुशर्रफ जो सैनिक तक था पलट कर देता है, उसके बाद में आपको ये दिया गया है। क्या दिया गया है? ये क्या करता है कि उखाड़ के फेंक देता है सैनिक तक था को, मतलब ये जो उखाड़ के फेंक देता है, मुख्य कार्यकारी घोषित कर देता है अपने आप को। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 2002 में बात करें तो जनमत संग्रह करवा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। यानी कि जो परवेज मुशर्रफ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था, जो अक्टूबर 1999 को अपना सैनिक तक पलट करके सरकार बना लिया था, वो क्या करता है, मुख्य कार्यकारी घोषित कर देता है, अपने आप को हेड घोषित कर देता है पाकिस्तान का। अब फिर 2002 में क्या करता है, जनमत संग्रह करवाता है। अब देखिए जनमत संग्रह पे हम बात कर लेते हैं। जनमत संग्रह मतलब होता है क्या कि जनता का जो मत है ना, सारे जनता का मत से हम क्या किए हैं, मतलब उससे जो है हम चुनाव मतलब जीते हैं। जनमत संग्रह मतलब था सारे जनता का यही मतलब कहना है कि हमें मतलब सरकार बनना चाहिए। जैसे बात करें आपके गांव में जनमत संग्रह हो, तो आपके गांव में क्या होगा, जनमत संग्रह किसी भी बात पे हो सकता है। जैसे बात करें कि कोई लोग किसी चीज़ को सपोर्ट करता है, कोई लोग जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग ये चाहता है कि गांव में मंदिर बन जाए, तो गांव में मंदिर बन जाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, गांव के बहुत सारे लोगों का कहना है, तो यानी कि गांव का जनमत था, जनमत संग्रह था कि मंदिर बन जाए, समझ गए हैं। तो जनमत संग्रह का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि 2002 में एक जनमत संग्रह कराने के कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। अब देखिए परवेज मुशर्रफ क्या करता है, 2002 में जनमत संग्रह करवाता है, और जनमत संग्रह में क्या करता है कि अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा लेता है। जनमत संग्रह में अपने आप को बोलता है कि हम जीत गए, जनमत संग्रह हो गया, हम जीत गए, हमारा कार्यकाल अब 5 वर्ष बढ़ गया। अब देखिए आगे क्या होता है, बोला कि पाकिस्तानी मीडिया के बारे में बोला है कि पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है, इनमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई है। अब देखिए जो परवेज मुशर्रफ जीता था ना, तो इसके बारे में बोला है कि पाकिस्तानी मीडिया, जब मानवाधिकार आयोग वाले, मानवाधिकार संगठन वाले, ये सब क्या बोले कि धोखाधड़ी है, ये सब में गड़बड़ियाँ हुई है, समझ गए। अब क्या होता है देखिए, इसके बाद कुछ होगा ना, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि अगस्त 2002 में इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। अब देखिए लीगल फ्रेमवर्क जो होता है ना, जिससे बात करें, जिसका संविधान बोलते हैं हम, संविधान क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क है। तो इसको ही मतलब क्या किया, बदल डाला, इसको ही बदल दिया, संविधान को ही बदल दिया। इसके अनुसार क्या हुआ, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली, ये सब भंग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे बात करें कि संविधान को ही बदल दे, तो संविधान बदल जाएगा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे यही लिखा गया है। बोला असेंबली भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान, ठीक है, देखिए इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी जनरल मुशर्रफ के पास थी। अब देखिए वहाँ पे क्या देखे, जनरल मुशर्रफ देखे थे ना। अब देखिए यह जनरल मुशर्रफ, इसके पास सारे शक्ति आ गया, मतलब संविधान को भी संशोधन कर दिया, संविधान को भी बदल दिया, ऐसे से पूरे सत्ता मतलब अपने पास में कर लिया। अब देखिए स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ शासन करने वाले पाकिस्तान लोकतंत्र न कहने के उनके ठोस कारण है। अब देखिए जैसे जनरल मुशर्रफ चुनाव में आए, अपने आप को सरकार बना लिया, 1999 में आए, सरकार बना लिया और जनमत संग्रह कराए, तो क्या सारे लोग से पूछा होगा, सारे लोग से नहीं ना पूछा होगा, कुछ ही अपने पार्टी के लोग से पूछा होगा कि क्या तुम लोग क्या चाहते हो कि हम सरकार बन जाए, तो पार्टी का लोग तो यही बोलेगा ना कि हाँ सरकार बन जाइए। अब हकीकत बात है कि यदि बात करें कि पाकिस्तान के हर लोग के पास में वोट नहीं ना हुआ था, चुनाव न होके नहीं ना जीता था ये, तो क्या आप बताइए आप कि लोकतंत्र कहलाने के लायक है? कुछ लोग चुन लेगा तो वो क्या होगा, सरकार बना लेगा, तो ऐसे सरकार को लोकतंत्र बोलेंगे? तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको अब देखिए समझ में आ रहा है धीरे धीरे लोकतंत्र क्या है। देखिए आगे देखिए लिखा हुआ है कि लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग अपने शासक का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते।
लोगों ने राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, ठीक है, चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, ठीक है, समझ गया ना। अंतिम फैसला किसके हाथ में था? लोगों के हाथ में नहीं था। अंतिम फैसला किसके हाथ में था? सेना अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। है कि नहीं? लोकतंत्र कहलाएगा ये? जनता द्वारा चुना गया रहता तब ना लोकतंत्र कहलाता। वही चीजें बोले ना आपको। तो जनता द्वारा नहीं चुना गया तो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। ऐसे तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होते हैं, वैसा वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई है, ठीक है, समझ गया ना। अब देखिए ये जो है आपका ये टॉपिक, इस जो ये मतलब पन्ना है, ये पन्ना खत्म हुआ। अब देखिए अगला पन्ना पे आते हैं, तो यहाँ पे भी एक कार्टून बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए समझिए, इस चीज़ों को यहाँ से हम लेके यहाँ तक समझते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए, संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता चुनती है। कुछ देशों की असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में। इसे लोग का शासन नहीं कहा जा सकता। देखिए जैसे बात करें, कोई देश होता है ना, वहाँ पे विदेशी ताकत होता है, उस देश के लोगों को ताकत ही नहीं होता है, उसके पास में कोई मतलब हक ही नहीं है, विदेश लोग ही वहाँ पे शासन करते हैं। जैसे देखिए इंडिया में विदेश लोग शासन कर रहे थे ना, इंडिया पे अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे ना भारत पे, तो क्या इसको लोकतंत्र बोलेंगे? नहीं ना बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल रहा है हमें, इससे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? अंतिम निर्णय लेने की शक्ति क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होना चाहिए, ठीक है। अंतिम निर्णय वही लेगा, ठीक है, जो लोगों का प्रतिनिधि होगा ना, जो लोग चुने होंगे, वही अंतिम निर्णय ले सकता है। अब देखिए ये कार्टून जो है, ये कार्टून कहाँ का है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये कार्टून जो डेमोक्रेसी का है, और मतलब हाथ में बंदूक रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना इसका मतलब, कि कहने के लिए तो डेमोक्रेसी कह रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि मतलब बंदूक के नोक पे डेमोक्रेसी को मतलब स्थापना कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? जब आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या डेमोक्रेसी सही मतलब आपको लगेगा? तो यहाँ पे देखिए यह कार्टून लैटिन अमेरिका का है। लतानी अमेरिका का मतलब होता है लैटिन अमेरिका। जैसे बात करें कि जो वेस्ट इंडीज आपको देखे होंगे ना मैच, तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी खेलते हैं ना मैच में, तो ये वेस्ट इंडीज सब क्या है? लैटिन अमेरिका का देश है, समझ गए। तो बोला है कि लैटिन अमेरिका के संदर्भ बना था। क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? कुछ अन्य देश के बारे में भी सोचिए जो कार्टून लागू होता है, कई बार देश में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये कार्टून कहना क्या चाहता है कि लैटिन अमेरिका में, जैसे बात करें वेस्ट इंडीज सब जो है, बात करें तो अमेरिका उसको गुलाम बनाया था एक तरह से, ठीक है। और अमेरिका बोल रहा है क्या कि ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, यहाँ पे हम डेमोक्रेसी स्थापित कर दिए, लेकिन किसके बल पे? बंदूक के नोक के बल पे, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्टून है। अब देखिए यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मुकाबला, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए अब हम देखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला को, ठीक है। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो निष्पक्ष मतलब होता है बिना किसी पक्ष के, यानी कि कोई भी आदमी जो है ना, कोई भी आदमी या चुनाव में उतर रहा है, चाहे किसी को वोट दे रहा है, तो बिना किसी पक्ष के वोट दे, अपने अनुसार वोट दे, यानी कि हमारा पक्ष अलग होगा, दूसरे का पक्ष अलग होगा, इसको बोलते हैं निष्पक्ष होना, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप में आप जानते हो कि स्वतंत्र यानी कि फ्री रूप से। तो चुनावी मुकाबला होता है तो वो कैसे होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे होना चाहिए, और क्या यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, तो आप खुद ही अपने आप में सोचेंगे। आप देखिए आप भले ही पढ़ रहे हो फोन से, लेकिन आप अपने आप को सोचिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम चलिए एक एक टॉपिक को देखते हैं। जैसे बोला चीन की संसद, अब चीन का संसद का नाम क्या है? कुआंगुओ रेममिन दाविवियो, ठीक है, दाहोई। अब देखिए ये बोलिएगा ये नाम याद रखने की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो रखने की क्या जरूरत है? आप याद रखिएगा चीन के संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, ठीक है, इतना से आपको काम चल जाएगा। चीनी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, चीनी नाम आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं,
ठीक है। तो आप खुश हो गए होंगे कि चीन में 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होता है, तो यहाँ पे तो लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन आगे देखिए, बोला कि इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। अब ये जो संसद है ना, देश का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जैसे अभी राष्ट्रपति कौन है चीन का? शी जिनपिंग के बारे में जानते होंगे कि शी जिनपिंग क्या है? राष्ट्रपति है। तो ये राष्ट्रपति को नियुक्त कर सकता है ये संसद, यानी कि क्या है, संसद अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, बोला कि इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं, यानी कि पूरा चीन से केवल 3000 सदस्य आते हैं जो ये क्या करता है, राष्ट्रपति को चुनते हैं। कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करते हैं, और जो है इसमें से कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करते हैं, यानी कि सेना में जो लोग हैं ना वो भी चुनाव करते हैं इसमें से सदस्य का। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब जैसे बात करें, कोई भी आदमी है ना, जैसे मान लेते हैं हम ही हैं चाहे आप ही हैं, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं चीन में, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से आपको मंजूरी लेना होगा। आप अलग पार्टी नहीं बना सकते हैं, समझ गए ना? तो जब आप अलग पार्टी ही नहीं बना सकते तो क्या लोकतंत्र बोल सकते हैं आप? जैसे मान लेते हैं कि भारत में एक ही पार्टी का सरकार बने और एक ही पार्टी का मतलब सरकार हमेशा बनते रहे, तो क्या उसको लोकतंत्र बोलेंगे? यदि पार्टी नहीं बदले, दूसरा पार्टी को वोट देने का अधिकार नहीं हो, तो क्या आपको उसको लोकतंत्र बोल सकते हैं? नहीं ना बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चुनाव तो हो रहे हैं हर साल, हर 5 साल पे, लेकिन क्या इसको लोकतंत्र बोल सकते हैं? देख रहे हैं परिभाषा कितना गलती हो रहा है। ठीक है, जब शुरुआत में आप परिभाषा पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि मतलब हर एक लोग चुनाव होना चाहिए। ठीक है, चुनाव यदि लोगों के द्वारा मतलब लोगों का मत जो होता है उससे किसी प्रतिनिधि को जिताया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते गलत हो गया ना। तो यही देखिए, यहाँ पे यही चीज़ को स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ पे मतलब क्या सही है क्या गलत है। तो आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये चीनी का मतलब ये पार्टी से क्या होना चाहिए, पहले उम्मीदवार मतलब यहाँ पे पहले सभी को उम्मीदवार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना होता है। 2002-3 के बारे में बात कर रहा है, तो 2002-3 में चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। अब जैसे देखिए 2002-3 में मतलब यदि बात करें तो 2003 में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके छोटे छोटे पार्टी को ही चुनाव लड़ने का अनुमति मिला था। बाद में के लोगों को अनुमति भी नहीं मिला था। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। जब से चीनी में बात करें तो चीनी में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बना है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे चीनी के बारे में खत्म हो गया। देखिए ये पॉइंट तो आपको चीनी के बारे में है। ठीक है, यदि यहाँ से देखें तो यहाँ से लेकर के देखिए, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चलिए। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चीन के बारे में बताया गया है, तो चीन के बारे में आप समझ लिए। अब दूसरा है मैक्सिको के बारे में समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिको के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के बात करें ना तो ये मैक्सिको के बारे में बताया गया। ये जो है ये बॉक्स ये मैक्सिको के बारे में है। अब चलिए मैक्सिको के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बोला है कि 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर देखिए चुनाव में तो हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पे विपक्ष को भी मौका दिया जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, कभी भी उन्हें जीत नहीं होती थी। ठीक है, चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल जीत हासिल करने के लिए PRI कुविख्यात है। कुविख्यात मतलब क्या होता है? जो गलत तरीके से जीत रहे हैं, जो गलत तरीके से ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है, उसे कुविख्यात बोलते हैं। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सभी लोगों को पार्टी के बैठकों का में जाना अनिवार्य था। यानी कि जो आदमी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमें सरकारी नौकरी है, चाहे आप सरकारी नौकरी कर लेंगे, तो आपको पार्टी में जाना अनिवार्य था। पार्टी में आपको जाना ही है, पार्टी के लोगों से बात करना ही है। तो ये चीज़ था। बोल रहा है कि काम मतलब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि पार्टी के बैठकों में जाना अनिवार्य था। स्कूल सरकारी स्कूल के बारे में बात करें तो इसके अध्यापक जो होते थे छात्र छात्राओं के माँ बाप को PRI के लिए वोट देने का कहता था। यानी कि समझ लीजिए जितने भी सारे सरकारी दफ्तर में होते थे लोग, उसे क्या किया गया था, तो सरकार अपने अधीन कर लिया था। उसको चुनावी कार्य मतलब एक तरह से बोलिए तो कार्यकर्ता बना लिया था। समझ गया ना? आगे बोल रहा है मीडिया भी तब विपक्षी दलों की आलोचना करने में के अलावा उसे कुछ और नहीं काम था। ठीक है, यानी कि मीडिया भी क्या करता था, विपक्षी दलों को आलोचना ही करते थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बोला गतिविधि का नज़रअंदाज करती थी, मतलब यानी कि मतलब जितने सारे हैं सही गतिविधि को नज़रअंदाज करता था और आलोचना करता था विपक्ष वाले को। एकदम मतलब बोला कि कई बार एकदम अंतिम क्षणों तक मतदान के केंद्र की जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था। अब मतदान केंद्र के बारे में जानते हैं ना, जो बूथिंग होता है जहाँ पे लोग जाके वोट देते हैं। अब सोचिए कि मतलब आप वोट दे रहे हैं, अचानक से क्या हो तो वोट देते देते मतलब पता चले वोटिंग का वहाँ पे बंद कर दिया, लोग वोट दे ही नहीं पा रहे हैं। अब वोट
वहाँ से हटा करके कहीं और लेके चला गया और वहाँ पे सारा वोट किसी और ने दे दिया। तो ये गड़बड़ी है ना मतदान में। तो ये चीज़ें होता था। बोला कि जिससे क्या होता थे, अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। पीआरआई अपने उम्मीदवार को चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। ठीक है, तो देख रहे हैं मैक्सिको कितना गड़बड़ी कर रहा है। मैक्सिको का पार्टी कौन सा है, पार्टी याद करना होगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिको के बारे में बात किया जा रहा है। कौन सा पार्टी है, पीआरआई के बारे में याद रखिएगा, पीआरआई इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। और यहाँ पे पीआरआई शॉर्टकट, छोटा सा चीज़ याद रखने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, आगे क्या है कि पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों में लोगों को अपने शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको चीन का उदाहरण और मैक्सिको का उदाहरण दिया गया। अब दोनों में देख रहे हैं क्या कि लोग चुनाव मतलब करवा रहे हैं, लोग अपने तरीके से चुनाव मतलब उम्मीदवार को जिता रहे हैं, नहीं ना। वहाँ पे विकल्प ही बहुत कम है। ठीक है, मैक्सिको केस में देखेंगे तो मैक्सिको में पीआरआई पार्टी को ही आपको वोट देना है, विपक्षी पार्टी को वोट नहीं देना है। विपक्षी पार्टी को वोट देंगे कैसे, विपक्षी पार्टी को सब लोग आलोचना ही कर रहे हैं, तो कैसे जीतेगा। प्लस में क्या कुछ लोग चाहते हैं कि विपक्षी को जिता दे, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, तो वोटिंग जो है, पूलिंग जो है, वही उसी को बदल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं गड़बड़ी हो रहा है ना। चीन के बारे में आपने देख ही लिया गड़बड़ी कितना था। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ काफ़ी सारे समस्या है। देखिए, ठीक है, समस्या को देख लिया ना। यहाँ पे देखिए, तो इसके बाद ये जो लड़का का यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब जो है सिंपल सा मतलब है, इसके बारे में आप समझिएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लोगों के सामने, अगला पेज में है ये, लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को कोई विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम तो सब चीज़ सही था, वहाँ पे चुनाव भी होते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था, सैनिक शासन भी नहीं लगे, चुनाव भी हुए, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ी क्या था कि एक ही पार्टी को जबरदस्ती जिताया जा रहा था। देखे थे ना, यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, किसी भी तरह वहाँ शासक दल के पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, वहाँ हुए निष्पक्ष नहीं, मतलब वहाँ पे चुनाव जो हुए उसको निष्पक्ष चुनाव बोलेंगे, मैक्सिको में नहीं बोलेंगे ना, तो ये गड़बड़ी है। बोला इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ के अन्य विशेषता के गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं होता, चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्प भी होना चाहिए उसके बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा राजनीतिक विकल्प की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे शासक दल की गद्दी को उतार दें। ठीक है, जैसे बात करें कि मैक्सिको में यदि सही से चुनाव होता तो शासक जो दल है पीआरआई वाले, उसको हम गद्दी से उतार सकते थे ना, लेकिन क्या वहाँ पे विकल्प नहीं था, तो गद्दी से नहीं उतरे वो। ठीक है, बोला कि इस प्रकार लोकतंत्र, अब देखिए लोकतंत्र का एक और परिभाषा इसके अनुसार बनता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे परिभाषा को हम बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे गाँव घर में करते हैं ना कि कुछ चीज़ें समझाता रहता है तो थोड़ा बहुत समझ लिए, तो उसके अनुसार बोलते हैं ओह अच्छा इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर कुछ और समझते हैं, फिर उसको लगता है कि ओह अच्छा इसका मतलब ये भी है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा मतलब चीज़ों से हम लोकतंत्र को समझ रहे हैं। तो यानी कि धीरे धीरे लोकतंत्र को समझ रहे हैं और उसके अनुसार परिभाषा को बनाते हुए चल रहे हैं। परिभाषा हम अपने अनुसार बनाते हुए चल रहे हैं। देखिए अब जैसे बात करें कि यहाँ पे विकल्प रहना चाहिए, इस तरह से इस प्रकार देखेंगे तो लोकतंत्र क्या होना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोग जीत और हार का समान अवसर हो। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र का मीनिंग अब ये हो गया, मतलब ये निकल गया कि लोकतंत्र का निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आधारित होना चाहिए ताकि क्या हो, सत्ता में बैठे लोग चुनाव जीत या हार का अवसर समान हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और भी बातें जानेंगे। जैसे बात करें कि ये तो अध्याय फर्स्ट है ना, आप इसी का 9th क्लास के अध्याय 3 को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोकतंत्र के बारे में और भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बोला कि अब देखिए हमारे देश में क्या है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल, ये हमारे देश में भी है ना। यानी कि हमारा देश लोकतंत्र है और इसको आप समझने की कोशिश करें तो इससे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति, जितने भी सारे लोग हैं 18 साल से ऊपर वाले जो भी लोग हैं भारत में, वो एक वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक गरीब आदमी का भी वोट का वैल्यू उतना ही होता है जितना अमीर आदमी के वोट के वैल्यू होते हैं ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए इसी के बारे में आप डिटेल में समझते हैं कि कहाँ पे ऐसा है कि एक व्यक्ति को एक वोट का राइट नहीं है, चाहे कहाँ पे ये अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं।
आगे देखिए यहाँ बोला, हमने पढ़ा है कि किस तरह के लोकतंत्र होने के लिए संघर्ष सार्वभौम व्यस्त मताधिकार से जुड़ा होता है। अब इस सिद्धांत में लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है कि पर किसी व्यक्ति का मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति एक वोट का भी अधिकार मतलब जो है लोगों को नहीं है। बहुत जगह दुनिया में बात करें तो बहुत जगह ऐसा है कि वहाँ पे एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार नहीं है। जैसे बात करें कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि 2015 तक औरत वोट नहीं दे सकती थी। वहाँ के किसी भी मतलब जो है बात करें किसी तरह के इलेक्शन में वहाँ पे वोट नहीं दे सकते। वहाँ पे सऊदी अरब में क्या है, राजतंत्र है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ मतलब कुछ मुद्दों पे इलेक्शन होता है, लेकिन उसमें क्या कर सकता था, 2015 तक औरत वोट नहीं दे सकती थी। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिक के नियम कुछ इस तरह से बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। समझ गए? एस्टोनिया इस तरह से अपना सिस्टम बनाया हुआ था। एस्टोनिया कहाँ है, यूरोप महादेश का एक देश है। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को देखेंगे तो यूरोप महादेश का एक मतलब आपस में जुड़ा हुआ देश है। ठीक है, तो इस देश में बात करें तो जो भी रूसी नागरिक था ना, वो अल्पसंख्यक समाज में था और उसको वोट देने का मतलब जो अधिकार होता था उससे बहुत ज़्यादा वंचित किया जाता था। उसको वोट देने का अधिकार सही से नहीं प्राप्त था। आगे देखिए फिजी के बारे में बात करें तो प्रशांत महासागर जानते हैं ना, प्रशांत महासागर के बात करें चारों तरफ से प्रशांत महासागर है, बीच में एक द्वीप है जो एक देश है उसका नाम क्या है, फिजी है। तो वहाँ पे बात करें तो वहाँ पे देखिए चुनाव प्रणाली में वहाँ मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल फिजी नागरिक के से ज़्यादा था। ठीक है, आज भी ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि बोलने का क्या कोशिश कर रहा है, बोला कि वहाँ पे देखिए बहुत सारे भारतीय वहाँ पे जाके बस गए फिजी में। ठीक है, अंग्रेज के काल में वहाँ पे बहुत सारे भारतीय जाके बस गए, लाखों में भारतीय वहाँ पे हैं। लेकिन वहाँ पे फिजी में क्या है कि जितना फिजी के नागरिक को वोट देने का अधिकार है उतना भारतीय नागरिक को आज भी नहीं है वोट देने का अधिकार। यानी कि फिजी नागरिक को वोट का मतलब यदि बात करें वैल्यू वो ज़्यादा है, भारतीय नागरिक को वोट का वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ें हो रहा है। अब यहाँ पे क्या देखें, फिजी और आपको सऊदी अरब से उदाहरण से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि देश में पूरा विश्व में जितने भी सारे देश हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे सब लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है, नागरिक का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, लोकतंत्र राजनीतिक समानताओं के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क मताधिकार, ठीक है, एक मिनट देखिए, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए, हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या समझे कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, हर एक वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक मूल्य एक समान होना चाहिए। यहाँ पे समझे हम इतना चीजें। आगे देखिए, इसके बारे में भी हम अध्याय 3 जो पढ़ेंगे ना उसमें हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अब ऐसा क्यों लिखा गया अध्याय 3 में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इसी में क्यों नहीं बता दिया गया? तो आप सोचिए कि एक ही मतलब आपको चैप्टर में सारी चीजें बता दिया जाए तो ये चैप्टर तो रामायण महाभारत जैसा बन जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे कर दिया गया है ताकि आप चीजों को इजीली समझ पाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्टून बनाया गया है, कार्टून में क्या लिखा गया है, आखिर एक वोट एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, ये नारा दे रहा है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये वो भी क्या दिन थे जब मैं एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। देखिए एक कैदी है जो जेल में बंद है, ये सोच रहा है कि पहले अच्छा था और अब अच्छा नहीं है। ये कार्टून कहाँ का बना हुआ है, ये सद्दाम हुसैन का कार्टून है। ठीक है, ये सद्दाम हुसैन शासक को खार फेंकने के बाद चुनाव में संबंधित उन्हें जेल में बंद कर दिया। सद्दाम हुसैन को, ये सद्दाम हुसैन है जो जेल में बंद है, वो सद्दाम हुसैन है। यहाँ कार्टूनिस्ट पर कहना है कि इस कार्टून में संदेश और अध्याय आए पहले संदेश की तुलना कीजिए। ठीक है, सद्दाम हुसैन जो है यहाँ पे क्या है कि सद्दाम हुसैन को जेल में बंद कर दिया गया है, वहाँ पे क्या किया है, तख्ता पलट करके वहाँ पे संविधान संशोधन कर दिया गया है और यहाँ पे क्या किया, वोटिंग को मतलब जो लोगों का वोटिंग का अधिकार था वो खत्म कर दिया गया, कुछ ही लोगों को वोट का अधिकार दिया गया। इस तरह से यहाँ पे चीजें चल रहा है। अगर देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। तो देखिए जिम्बाब्वे का उदाहरण दिया गया है। जिम्बाब्वे को 1980 का अल्पसंख्यक गोरे के शासन से मुक्ति मिली, यानी कि जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरे से शासन के मतलब इसको मुक्ति मिला। गोरे लोग कौन थे, तो यही यूरोपियन वाले थे, ब्रिटेन वाले थे। ठीक है, तो इस लोगों से इसको मुक्ति मिला। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल राज किया।
ठीक है, जिसने देश के स्वतंत्र संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके मतलब नेता कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। इसके बारे में आप याद रखेगा, आपको हो सकता है मिलान करने के लिए आपको दे दे कि रॉबर्ट मुगाबे कौन था। तो देखिए, रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे, जैसे 5 साल पर चुनाव होते, वहाँ पे भी 5 साल पर चुनाव होते थे, 6 साल पर चुनाव होते थे, यानी कि नियमित रूप से चुनाव होते थे। सदा जानो पीएफ दल ही जीता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद उनकी सरकार कई संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों की वृद्धि की थी, उसकी जवाबदेही को कम किया था। ठीक है, विपक्षी दलों के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है? विपक्षी दलों के कार्यकर्ता को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शन और आंदोलनों की गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ऐसे कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना अधिकार सीमित करता था। ठीक है, और आगे देखिए, इस तरह से बात करेंगे आगे क्या है कि टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, यानी कि जो ये मुगाबे था, ठीक है, ये जो मुगाबे था ये सारे चीज़ पर नियंत्रण रखता था अपना। ठीक है, अब देखिए, जब सारे चीज़ पर नियंत्रण रखेगा तो यहाँ पे कोई दूसरा दल पनप पाएगा? दूसरा दल को पनपने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार से ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार को परेशान किया जाता था। सरकार के कुछ ऐसे अदालती फैसले परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे। ठीक है, यानी कि सरकार को कोई टेंशन नहीं है, जो मतलब बात करें उसके खिलाफ जाता था, उस पर क्या करता था? जजों का दबाव भी डालता था, और 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। यानी कि देख रहे हैं यार, राष्ट्रपति मतलब जो मुगाबे थे, इसको क्या बोल सकते हैं कि ये लोकतंत्र के आधार पर चलता था? नहीं ना। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, आगे देखिए, जिम्बाब्वे के बारे में दिया गया है कि जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है कि लोकप्रिय नेता लोकतांत्रिक हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि जो ये मुगाबे जो थे, ठीक है, लोकप्रिय तो थे, लेकिन ये जो है बात करें कि लोकप्रिय नेता जो है लोकतांत्रिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, और लोकतांत्रिक भी हो सकता है। जैसे बात करें राष्ट्रपति मुगाबे जो है वो लोकतांत्रिक नेता कहलाने के लायक है? नहीं है ना। तो वही चीज़ें बोल रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। जैसे मुगाबे को देखें आप, अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष की विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के, ठीक है, सरकार नागरिकों के क्या, यहाँ पे देखिए, कुछ बुनियादी अधिकारों, ठीक है, कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, उनकी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधि करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि कानून की नज़र में सभी लोग समानता होनी चाहिए। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बोला कि आगे बोला है कि इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कि जो चीज़ें मतलब इसके बारे में, यदि सरकार के न्यायपालिका को क्या अधिकार होना चाहिए, कार्यपालिका को क्या अधिकार होना चाहिए, इस सब के बारे में हमें अध्याय 5 में अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोला है कि इसी प्रकार दूसरी शर्त है कि चुनाव के बाद सरकार तौर तरीके पर लागू होती है। सरकार के तौर तरीके किस तरह से होना चाहिए उस पर भी लागू होता है। ये किस में लिखा रहेगा? संविधान में लिखा रहेगा। ठीक है, बोलता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसे चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीके पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियाँ। देखिए, जैसे बात करें अल्पमत, जो बेसिकली कुछ लोग हैं, जैसे अल्पसंख्यक लोग हैं, उसको गारंटी दिया जाएगा ना, वहाँ के लोकल लोगों को गारंटी दिया जाएगा ना। जैसे हम लोग को भी संविधान में मूल अधिकार दिया गया है ना, जो हम लोग को गारंटी देता है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब गारंटी होता है ना, तो ये सब भी होना चाहिए और उसको आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो गारंटी है संविधान में लिखा है उसको आदर नहीं करे, आदर भी करना होगा।
हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना चाहिए। ऐसा नहीं, देखिए हमारे देश में क्या होता है, कोई भी फैसला होता है तो वो सरकार के पास में क्या आता है, एक मतलब जो वहाँ पे प्रपोजल आता है उस पर सारे लोग विचार करते हैं, फिर विचार करने के बाद वो मतलब क्या बनता है, कानून बन जाता है, देखते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो आज रात मतलब जो है अचानक से सरकार को मन किया और वो दिन में ही उस फैसले को ले लिया, ठीक है, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा ना, बहुत सारे लोग तबाह हो जाएंगे इससे। तो ये चीज़ें भी नहीं होना चाहिए। हर पदाधिकारी उस पद के साथ जुड़े अधिकार की जिम्मेदारी संविधान द्वारा तय की जाती है। अब देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जितने भी सारे पदाधिकारी उसको क्या होना चाहिए, संविधान के द्वारा मतलब जो तय किया गया जो क्राइटेरिया है, जो संविधान बोलता है उसके अनुसार काम करना चाहिए, यही बोल रहा है यहाँ पे। आगे बोल क्या रहा है, ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारी के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे, यानी कि इसके बारे में भी हमें क्या पढ़ना है, अध्याय 4 में इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है कि सरकार का जवाबदेही क्या होता है, सरकार किस तरह से काम करते हैं, इसको अध्याय 4 में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखिए, इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। देखिए अब देखिए चौथा विशेषता क्या है, चौथा विशेषता है एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करना चाहिए। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार को क्या करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है ना उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। इस तरह से परिभाषा का सारांश हमें क्या मिलता है, देखिए ये जो आप देखिए यहाँ पे जो चौथी पांचवी ये सब लिखा गया ना, विशेषता लिखा गया ना, लास्ट में आपको एक साथ सारे विशेषता दे दिया जाएगा। आपको कोई कठिनाई नहीं है, आपको अभी तो चैप्टर समझना है, अभी तो आपको चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे चैप्टर समझा देंगे आपको फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर समझाने के बाद आपको सारे चीज़ें ये जो विशेषता है सारी चीज़ें एक ही जगह पे लिखा मिलेगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, परिभाषा का सारांश देखेंगे यहाँ पे, तो जो परिभाषा दिया गया उसका सारांश क्या निकल के आता है, जो बेसिकली जो पहले बोला गया था उसके अनुसार परिभाषा बनना चाहिए ना, जैसा अभी तक बना है। लोकतांत्रिक का परिभाषा बहुत सारा देखे हैं, तो इसका सारांश देखेंगे। आइए अब तक हुई चर्चाओं को समेटे हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में स्पष्ट न हो जाए तो यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को देखा है ना, शासन के 4 लोकतंत्र की विशेषता को देखा है ना। अब देखिए यहाँ पे चारों विशेषता इस प्रकार लिखा गया है, देखिए कितने अच्छे से लिखा गया कि रेखांकित क्या है, इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें क्या क्या होना चाहिए, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, ये होना चाहिए। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासक को बदल सकते हैं। यह विकल्प अवसर तभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों के अधिकार नागरिक के अधिकार दायरे को मानते हुए काम करती है, ये ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोगों के द्वारा चुने हुए शासक सारे प्रमुख फैसले करते हैं, यानी कि जो लोगों के द्वारा चुना गया है ना वही फैसले करेंगे। दूसरा में बोला गया है कि सरकार क्या होना चाहिए, निष्पक्ष अवसर पे इतने विकल्प होना चाहिए कि मतलब वहाँ पे क्या हो, सरकार बदल सके, ठीक है। यानी कि सरकार वहाँ पे बदल सके। जैसे बात करें भारत में सरकार बदलता है ना, कभी कांग्रेस का सरकार आना चाहिए आ जाते हैं, कभी बीजेपी की सरकार आ जाते हैं, तो सरकार बदलते हैं ना, ऐसा होना चाहिए। अब अगला विकल्प में है कि सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिले कि मतलब हम सरकार बदल सके। ऐसा नहीं कि किसी लोगों को अवसर मिल रहा है, जैसे सैनिक को अवसर मिल रहा था पाकिस्तान में कि वो सरकार बना दे रहा है, म्यांमार में देखे कि सैनिक को ही सरकार बना दे रहा था। सारे लोगों को अवसर मिलना चाहिए कि सरकार में उसका भागीदारी हो, ठीक है। आगे बोल रहा है कि संविधान द्वारा तय की गई बुनियादी, यानी कि संविधान देखिए सरकार ऐसा होना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री भी है, उसके भी मतलब वो भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता है, संविधान में जितना बोला गया उतना ही के अनुसार काम करेगा, ऐसा सरकार होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 4 पॉइंट को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जो समझ चुके हैं तो इस तरह से आप ये जो भी आपको उदाहरण दिया गया है उसकी विशेषता दिया गया है इसको आप मैच करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि किसका क्या सही होगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका, और मतलब जो है हम
जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, इस टॉपिक का सारे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तो उसमें आपको ये भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर हम चाहते हैं कि एक ही जगह आपको एक ही टॉपिक में करवा दें। तो क्वेश्चन आंसर जरूर ही इस अवेलेबल पर होगा, इसी चैनल पर होगा, आपको कोई टाइप का दिक्कत नहीं होगा, इतने अच्छे से समझा दिया जाएगा, आप क्वेश्चन आंसर खुद बना लेंगे। लेकिन हम सारे क्वेश्चन आंसर आपको बनवाएंगे, सारे आंसर क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र ही क्यों, अब आ जाता है पॉइंट कि लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है, किसी देश की लोकतंत्र ही क्यों